नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान बसंत कुमार जांगीर जी। आप ब्यावर से हैं। वर्तमान में आप अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान में मुख्य चुनाव प्रभारी के पद पर मनोनीत हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मैं सभी को बताना चाहूँगा, शुरुआती जीवन हमारा मूलतः गांव है। अभी वर्तमान में जो कुचामन डीडवाना जिला बना है, कुचामन के पास से 3 से 5 किलोमीटर दूर जसराना है जी। मूल निवास वहाँ का है। हमारे दादाजी सन 1930 में पुष्कर आके रहने लगे। मेरे पिताजी का जन्म जसराना का है जी। बाकी मेरे 2 चाचा और 3 बुआओं का सबका जन्म पुष्कर में हुआ और तब से हम पुष्कर हैं। तो मेरा तो मूल निवास पुष्कर है जी। मेरे दादाजी पुष्कर आके निवास करने लगे और तब से मूल निवास पुष्कर ही कहलाता है। अब वर्तमान में मैं सन 1984 से ब्यावर में निवास कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सर, आपकी शिक्षा के बारे में बताएंगे। शिक्षा में तो कोई विशेष अचीवमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, स्कूली शिक्षा और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में मैंने ITI की है जी। यही मेरी शिक्षा है। बहुत बढ़िया। ब्यावर से, पुष्कर से? ITI अजमेर से की है मैंने। अजमेर से, ठीक। बहुत बढ़िया। सर, आपके व्यवसाय के बारे में बताएंगे। व्यवसाय मैंने ITI करने के बाद में बांगड़ ग्रुप की श्री सीमेंट लिमिटेड है जी। उसमें मैंने जॉब किया लगभग 10 साल। सन 1984 से 1995 तक मैंने ड्राफ्ट्समैन, सीनियर ड्राफ्ट्समैन तक मैंने कार्य किया। अच्छा। मैं प्रमोट भी हुआ जी। मेरे कार्य को पसंद किया जाने लगा। कंपनी की ओर से मुझे विशेष ट्रेनिंग भी दी गई जी। और मैं विकास की ओर, अपने पद की ऊपर की ओर बढ़ रहा था जी। लेकिन पिताजी के अस्वस्थ होने के कारण मुझे जॉब छोड़ना पड़ा ओह। और उनके द्वारा स्थापित ब्यावर में जो व्यवसाय है महंग मिनरल इंडस्ट्रीज, जी। उसको मेरे को संभालना पड़ा। जी। तो मैं नौकरी छोड़ करके व्यवसाय में आ गया। अच्छा। व्यवसाय मिनरल पाउडर और ग्रेन का काम है। जी। तो मिनरल पाउडर और ग्रेन जो कि गुजरात की मोरबी, सुरेंद्रनगर इस एरिया में जाता है, जहाँ इसमें वॉश बेसिन, कमोड, टाइल्स जी। और कांच का उत्पादन में काम में आता है। जी। वर्तमान में मेरे 2 यूनिट है, महंग मिनरल इंडस्ट्रीज और महंग इंडस्ट्रीज। बहुत बढ़िया। सर, अपने उत्पाद के बारे में कुछ थोड़ा सा विशेष बताएं। ब्यावर मिनरल पाउडर की मंडी रहा है करीब 600, 700, 800 यूनिट, 600 से 800 यूनिट के आसपास यहाँ पे ब्यावर के अंदर। अच्छा। ये पूरा जो उत्पाद है ग्लास और सेरेमिक के यूज में आता है। जी। जितनी बड़ी ग्लास कंपनियां उसमें फेल्सपार जाता है और क्वार्ट्ज भी ग्राइंड होता है। फेल्सपार्स की फ्लोर टाइल, वॉल टाइल, वॉश बेसिन, कमोड आदि बनते हैं। जी। तो ये यहाँ से पूर्व के अंदर तो पूरे हिंदुस्तान में यहीं से जाता था, क्योंकि बेसिक जो मंडी है वो ब्यावर ही रही है। अच्छा। धीरे धीरे ये एक्सपांड होकर के अगर अपन पश्चिम दक्षिण की ओर चलें जी। तो ये राजसमंद और उदयपुर तक बढ़ गया है और अपन उत्तर की तरफ चलें तो जयपुर के आगे लालसोट, दौसा और सीकर, इन जिलों में इसका होने से यहाँ की मंडी थोड़ी धीमी पड़ गई है। नॉर्थ में जाने के लिए जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें नॉर्थ की कंपनियां देती है और साउथ वेस्ट में जाने के लिए इधर की कंपनियां देती हैं। लेकिन जो इसके अंदर मूल जो फिलर का जो काम करता है ये पाउडर, तो आज की तारीख में भी ब्यावर से ही सप्लाई होता है। बहुत बढ़िया। सर, व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा में आपका हर जगह नाम है, तो समाज में आपकी किस तरह से आपका रुझान हुआ और कैसे आपकी एंट्री हुई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जहाँ तक समाज सेवा का सवाल है, ये मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिला है। जी। हमारे पिताजी जो विश्वकर्मा मंदिर पुष्कर से जुड़े हुए थे और बांगड़ ग्रुप में रमा वैकुंठ मंदिर है जो बांगड़ मंदिर के नाम से मशहूर है। जी। बांगड़ जी के यहाँ अपनी सेवाएं देते रहे हैं और उसी के साथ साथ अपना जो श्री विश्वकर्मा मंदिर है उससे जुड़े रह करके आज जो भव्यता आप मंदिर की आप देख रहे हैं जी। और जितने कार्यक्रम और जितना सामान आप देख रहे हैं और जितने पूर्व में जो फंक्शन हुए हैं जी। वो अगर आप देख रहे हैं तो वो हमारे पिताजी की ही देन है, उन्हीं की मेहनत है और पूरे एरिया में उनका नाम और वर्चस्व रहा है। जी। भंवरलाल जी पुष्कर वालों के नाम से उनका नाम प्रसिद्ध रहा है और उन्होंने समाज के लिए बहुत सेवाएं दी है, परिवार को भी लिए भी बहुत सेवाएं दी है। बिल्कुल। सर, अपने
सामाजिक क्षेत्र में अपन बात करते हैं तो किन किन पदों पे आप रहे हैं और आपके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही है, थोड़ा सा दर्शकों से शेयर करें। मैं समाज सेवा में विशेष तौर पे 1995 में अधिवेशन हुआ था जी। अजमेर में, सुल्तान सिंह जी प्रधान थे और उस अधिवेशन में श्री भैरवबख्श जी चोयल अजमेर वाले जी। वो प्रधान पद के लिए चुने गए थे। जो उस अधिवेशन से मैं इस महासभा से जुड़ा। अच्छा। हालांकि पुष्कर में हमारा निवास श्री विश्वकर्मा मंदिर के पास ही है, तो मंदिर के सभी फंक्शन में, समाज वालों के आने जाने में, सभी तरह के फंक्शन में बचपन से जुड़ाव रहा है। तो बचपन से सब कार्यक्रमों में हम भाग लेते रहे। जी। लेकिन अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा में पहली बार जो जुड़ाव और देखान हुआ है वो 1995 के अधिवेशन से हुआ है। जी। इस अधिवेशन के बाद में उस समय हमें सदस्यता तो नहीं ली थी, सदस्यता हमारी बाद में आई, जी। लेकिन धीरे धीरे जब तक शाखा सभाओं का गठन नहीं हुआ था, फिर श्री आर.सी. गोपाल शर्मा उन्होंने ब्यावर में एक शाखा सभा की स्थापना की। अच्छा। जिसमें श्री मोहनलाल पटोदिया पहले शाखा अध्यक्ष रहे और तब से यहाँ पे शाखा का प्रचलन रहा और शाखाएं आगे कार्यकाल खत्म होते गए, बढ़ते गए जी। और उसके बाद में तीसरे शाखा अध्यक्ष के रूप में मेरा चयन किया गया जी। और उसका कार्यकाल पूर्ण होने के साथ साथ ही मुझे अजमेर जिलाध्यक्ष के लिए सभी ने मिलकर के अपना उम्मीदवार बनाया और निर्विरोध रूप में अजमेर जिलाध्यक्ष चुना गया। बहुत बढ़िया। और उसका कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व जब ब्यावर में एक शिक्षा सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम रखा गया, जी। उसी के अंदर श्री रविशंकर जी ने मुझे मुख्य चुनाव प्रभारी का पदभार सौंपा। जी। मैंने अपना कार्यकाल जिलाध्यक्ष का पूर्ण किया। उसके बाद में उस दायित्व को, मुख्य चुनाव प्रभारी के दायित्व को जयपुर में संभाला और पूरे राजस्थान के चुनाव में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए, उसके सभी नियमों को तरीके से बनाते हुए जी। और पूरे राजस्थान के जिलों के हमने चुनाव करवाए बिल्कुल। और किन पद्धति से होने चाहिए उसकी रूपरेखा बनाई। उसी के हिसाब से तहसीलों, ब्लॉक और इनकी चुनावों के हमने प्रक्रिया तय की जी। और चुनाव में क्रांति का रूप रविशंकर जी के समय से ही आया है। जी। क्योंकि जो हमारे साथ जो टीम जुड़ी हुई है, हम करीब 7 आदमी की टीम तो ब्यावर में है, जी। कुछ अजमेर में है, कुछ परबतसर में है, कुछ जयपुर में है। सब मिलकर के ये चुनावों का कार्य करें। तो पहली बार राजस्थान के चुनाव, मुख्य चुनाव प्रभारी पद का पदभार लिया। जी। उसके बाद में मैं महासभा में उप प्रधान बनाया गया, महासभा की कार्यकारिणी में। जी। उसके बाद पुनः संजय जी हरसवाल की कार्यकारिणी में मुझे मुख्य चुनाव प्रभारी का पद दिया गया बिल्कुल। और वर्तमान में श्री घनश्याम जी की हार्दिक इच्छा अनुसार पुनः इस पदभार को मैंने ग्रहण किया। महासभा के साथ साथ हाँ। वर्ष 1998 में मैं पुष्कर में अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा मंदिर का उपमंत्री चुना गया। जी। उसके बाद में मैंने कोषाध्यक्ष पद की सेवाएं दी है और 3 साल पुष्कर मंदिर के अध्यक्ष के रूप में मैंने कार्य किया है। बहुत बढ़िया। और वर्षों से पुष्कर मंदिर की सेवा में लगातार सेवाएं दे रहे हैं जी। और जो भी हमसे हो सकता है अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया। मेरे कार्यकाल में विश्वकर्मा अतिथि गृह के निर्माण के लिए जो वर्ष 1994 में भूखंड खरीदे गए थे, उनका जमीन के सारे कागजात, भू उपयोग परिवर्तन, करीब करीब इस संबंधित पूरा 80 से 90% कार्य मेरे कार्यकाल में 3 वर्ष के अंदर जयपुर से, अजमेर से, जहाँ जहाँ से भी हमने कोशिश करी करके उसको एक ऐसी स्थिति में लाए कि उसको नक्शा स्वीकृत हो सके और उसमें निर्माण कार्य हो सके। जी। और गत वर्ष ही उसमें भूमि पूजन का मुहूर्त रखा गया, बहुत शानदार। पूरे भारतवर्ष से उसमें अतिथि आए और बहुत जोर शोर से उसका भूमि पूजन किया गया। जी। महासभा प्रधान जी, कई प्रदेश अध्यक्ष और गणमान्य व्यक्ति चारों तरफ से आए और इस कार्यक्रम में भाग लिया और निर्विघ्न रूप से अब उसका कार्य चल रहा है। चूँकि कार्यकारिणी अब बदल चुकी है और अगली कार्यकारिणी अपने हिसाब से उस कार्य को गति दे रही है। वो बहुत बढ़िया। मैं शीघ्र उसका पूर्ण होने की शुभकामनाएं पूर्व में अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। सर, समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे?
चूंकि मैं ज़्यादातर समय चुनावों से जुड़ा रहा, जी। सर्वप्रथम मैं चुनाव के रूप में श्री रमेश जी सीधर जो मुख्य चुनाव अधिकारी रहे, उनके साथ में महासभा प्रधान के चुनाव में मैंने एक्सेप्ट किया, और वहीं से करते करते आज इतने वर्षों से मैंने 3 बार महासभा प्रधान के चुनाव में भी चुनाव अधिकारी मंडल में रहा हूँ। जी। इसके अलावा अन्य कई संस्थाओं के लिए भी मुझे कहा जाता है, मैं चुनाव करवाता रहता हूँ। जी। और वर्तमान में पुनः ये दिया है पद, तो इसकी जो भी है नई रूपरेखा बना करके उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे, और सभी तरह के चुनावों में मैं सहयोग करता हूँ। जी। चुनाव के जो स्थिति है उसके बारे में एक चीज़ मैं आमजन से कहना चाहूँगा कि वर्तमान जो पद्धति है, थोड़ा उसमें बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव की आवश्यकता सब मिलकर के बैठ करके इसको पूर्ण करें तो अच्छा रहेगा। वर्तमान पद्धति में आज की समय में 1,10,000 के आसपास है, जी। और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी, 1.5 लाख पर जाएगी, 2 लाख भी होगी। तो ये जो चुनाव का इतना बड़ा अखाड़ा लगता है, इतने कार्यकर्ता लगते हैं, और समाज का इतना पैसा व्यर्थ होता है। समाज का भी होता है, महासभा का भी होता है, जी। प्रत्याशियों का भी होता है। अगर आज प्रधान के चुनाव की अगर अपन आकांक्षा करें तो मैं जहाँ तक समझता हूँ 1 करोड़ रुपया एक प्रधान के चुनाव में व्यय होता है। जी। और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में, स्पेशली राजस्थान के में, उसमें भी मैं जहाँ तक समझता हूँ 25-30 लाख रुपए की लागत आती है। बिल्कुल। तो इसको कम करने के लिए कोई ना कोई प्रयास होना चाहिए। जी। उसका कारण यह है कि मैंने अध्ययन किया है माहेश्वरी समाज का, अग्रवाल समाज का, कई समाजों का। उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव मैंने देखे हैं, उनमें प्रतिनिधि मत देकर के और राष्ट्रीय प्रधान का चुनाव करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो हमारे समाज में भी मैं जहाँ तक समझता हूँ चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जी। जैसे हमारे जिलाध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, ये भी चुने हुए प्रतिनिधि है। जी। तो हम अपने उस खर्चे को और इस समय को दोनों का उपयोग अगर करना चाहें, इस बारे में हमने जयपुर में भी बात की है। 1-2 आने वाले समय में अगर ये अडॉप्ट होता है तो आने वाले समय में ये ऑनलाइन भी वोटिंग हो सकती है, घर बैठे वोट हो सकते हैं। लेकिन इसकी क्वांटिटी इतनी होगी लाखों में, तब ये सक्सेस नहीं होगा। इसकी क्वांटिटी लिमिटेड 500-1000 आदमी की होगी, क्योंकि अगर उस पद्धति से अगर चुनाव किया जाएगा तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी। समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां समाज में हैं, जी। उसमें बदलाव की नितांत आवश्यकता है। इसका मुख्य कारण है, हालांकि पटल पे जब सब एकत्र होते हैं तब एक ही बात कहते हैं कि हमारे में किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। लेकिन पिछले कुछ समय से ये चीज़ लगातार देखने में आ रही है। जी। इसका मुख्य कारण, जब ये मतभेद चुनाव में ज़्यादा होते हैं, जी। तो इसके लिए सीधा सा रास्ता है कि जो भी चुनाव हो प्रधान के, प्रदेश अध्यक्ष के, जहाँ तक संभव हो निर्विरोध अगर हो। कहने को तो पक्ष और विपक्ष बोला जाता है, लेकिन समाज में पक्ष विपक्ष नहीं होता। जी। समाज में सब समाज बंधु होते हैं और सबका बराबर का अधिकार होता है। लेकिन इन सब विषयों से थोड़ा सा हटने के लिए अगर चुनावों की व्यवस्था में अगर थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़े, जी। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ उसमें बदलाव कर लेना चाहिए। मैंने इस बाबत माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज और कई समाजों का मैंने अध्ययन किया। कुछ बहुत समाज हैं जहाँ मेंबर बहुत कम है, वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं। केवल ज़्यादातर जहाँ तक मैंने देखा है, केवल प्रतिनिधि ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जी। माहेश्वरी समाज की बात करें तो वहाँ पे क्षेत्रीय सभा बनी हुई है। हर जिले में 5-7 क्षेत्रीय सभा है, जी। और हर क्षेत्रीय सभा से 2-2 कैंडिडेट राष्ट्रीय पदाधिकारी के लिए चुने जाते हैं, और 2-2 कैंडिडेट, 4-4 कैंडिडेट प्रदेश के लिए चुने जाते हैं। जी। और वो ही चयन करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का और प्रदेश अध्यक्ष का। तो अगर हमारा समाज भी अगर ऐसा चाहे, हमारे पास चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि जिलाध्यक्ष हैं, चुने हुए प्रतिनिधि अपने शाखा अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं। हम थोड़ा बहुत चाहेंगे, अगर मन खुला रखेंगे और इस प्रक्रिया में थोड़ा अगर बदलाव लाना चाहेंगे, लेकिन इसमें सहमति सबकी होनी चाहिए।
बिल्कुल। इससे दो फायदे मिलेंगे। एक तो जो चुनावों को लेकर में आपसी मनमुटाव होता है, उसमें बहुत कमी आ जाएगी, जहां तक मेरा मानना है। जी। और जो इतना खर्चा, मैं जहां तक मानता हूँ, प्रधान का चुनाव लगभग 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर प्रधान का चुनाव पड़ता है, जिसमें महासभा का भी खर्चा होता है, प्रत्याशियों का भी खर्चा होता है, बिल्कुल। और सब शाखा अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष जो एक एक बूथ लगाते हैं, एक एक बूथ का 5-5, 7-7 हजार का खर्चा होता है। आज प्रधान के चुनाव में 250-300 बूथ लगेंगे तो आप उस खर्चे का अंदाज नहीं कर सकते। सही बात। जो खर्चा दिखता नहीं है, इतने कार्यकर्ता लगते हैं, उनका आने जाने का किराया लगता है, जेब का पैसा लगता है, लोग बाग वोट डालने के लिए आते हैं, बिल्कुल। प्रत्याशी को किसी को बस की व्यवस्था करनी पड़ती है, कुछ मिलके करते हैं। कुल मिला के जो पैसा व्यर्थ हो रहा है वो सारा समाज का है। हम ये नहीं माने प्रत्याशी का है या महासभा का, हम तो ये मानते हैं कि समाज का पैसा है। उसमें भी वजह तो आपसी मनमुटाव भी नहीं हो, तो इस तरह की व्यवस्था सभी को आपस में मिल बैठ के विचार करना चाहिए, जी। ताकि ये मनमुटाव भी कम हो, समय की बचत हो, पैसे की बचत हो, और जिस प्रत्याशी को आना है वो आए और अपनी समाज में सेवाएं दें। बिल्कुल। तो ये बदलाव की मुख्य आवश्यकता है। जी। दूसरी, जो मेरे को इतने साल हो गए मीटिंगों में आना जाना, महासभा की, प्रदेश सभा की कई मीटिंगों में आना जाना रहता है। ठीक है, त्रैमासिक मीटिंग होती है, लेकिन उन पे अमल बहुत समय लग जाता है, किसी भी प्रस्ताव को अमल में लाने में, क्योंकि बराबर सहयोग नहीं रहता है। कार्यकारिणी में देखा गया है, 1000 की कार्यकारिणी बनती है, कई ऐसे सदस्य हैं जो शपथ ग्रहण के बाद में कभी नहीं आते हैं, जी। कई ऐसे सदस्य हैं जो शपथ ग्रहण में भी नहीं आते हैं और बाद में भी नहीं आते हैं। अतः नाम उन्हीं व्यक्तियों को देना चाहिए जो अपनी सेवाएं दे सकें। सेवाएं दे सके। तो और सेवाएं दे क्यों नहीं, नाम अगर आपका आया तो आपको सेवाएं देनी चाहिए। समाज का में सेवाएं देने के लिए ही हमने सामाजिक ये बनाया है प्लेटफॉर्म, तो सबको देनी चाहिए, समाज सेवा जरूर करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जी। मानव जीवन मिला है, उसके कुछ उद्देश्य देकर के कितने जन्मों के बाद में हमें मानव जीवन मिलता है। तो हमारा पहला जो कर्तव्य है अपने माँ और पिता और अपने परिवार के प्रति है, पहला वो कर्तव्य है। दूसरा, जिस धरती पे अपन ने जन्म लिया है उस धरती के लिए भी है, और जिस समाज में अपन ने जन्म लिया उसके प्रति भी अपना कर्तव्य है। बिल्कुल। तो उस कर्तव्य को निभाने के लिए समाज सेवा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप किसी पद पे रह के समाज सेवा करो, किसी भी तरीके से आप समाज सेवा के, आप एक छोटी सी भी कोई सहायता करते हैं या किसी भी तरीके से अपन किसी कार्यक्रम में अपना छोटा भागीदारी निभाते हैं, वो भी समाज सेवा है। जी। और सबसे बड़ी समाज सेवा है कि समाज का जब भी आह्वान हो वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, यह सबसे बड़ी समाज सेवा है। बिल्कुल सर। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि समाज सेवा में अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। सर, समाज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के युवाओं से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि सामाजिक संस्थाएं हैं, आप उनमें भाग लें, अपना योगदान दें, और जो संस्थाएं हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। हालांकि महासभा संगठन में भी युवा प्रकोष्ठ का गठन किया हुआ है, लेकिन युवाओं की उपस्थिति बहुत कम है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, महासभा की जितनी भी इकाइयाँ हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी संस्थाएं हैं जी, उनमें भी सबको युवाओं को स्थान जरूर देना चाहिए। ये महासभा में जिस तरह से युवा प्रकोष्ठ है, दूसरी संस्थाओं में भी युवा प्रकोष्ठ होने चाहिए और युवाओं के पद भी होने चाहिए, और हर इकाई के अंदर युवा को साथ में लेना चाहिए जी। और ताकि क्या है कि आने वाली पीढ़ी को भी पता लगे समाज किस तरह से चलता है जी। और समाज में योगदान किस तरीके से दिया जा सकता है। तो मैं आह्वान करूंगा सारी युवा पीढ़ी को कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा में भाग लें। हाँ, उसका तरीका बदलाव किया जा सकता है। युवाओं के लिए ऐसे आयोजन किए जाने चाहिए ताकि उनकी भाव बढ़े, उनका आने का मन बने। जी, तो जब मन बनेगा तभी वो जुड़ पाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए सभी संस्थाओं द्वारा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ सकें। जी। युवा जुड़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर। सर, आपके परिवार के बारे में थोड़ा बताएं। परिवार में मेरे माता और पिता दोनों का निधन हो चुका है, और मैं, मेरी 2 बहनें हैं, एक ब्यावर में है
और एक अजमेर में है। जी। छोटी बहन का निधन हो चुका है, बड़ी बहन ब्यावर में है, और मेरे जिया जी, बड़े वाले जिया जी का निधन हो चुका है, और छोटे वाले जिया जी एमईए से रिटायर्ड इंजीनियर हैं, वो अजमेर में निवास करते हैं। एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की पाली में श्री शिवराज जी कोठरीवाल है, उनके छोटे पुत्र हैं जी। कुशल जी त्रिपाठी, उनको दी हुई है। वो वर्तमान में बरेली में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सीनियर मैनेजर, एरिया मैनेजर है। बहुत बढ़िया। और लड़का मेरे धंधे में हाथ बटाता है, वो साथ ही काम करता है। इसके अतिरिक्त एक स्कूल का कार्यभार और है। अच्छा। वो स्कूल का कार्य भी देखता है जी। आधे दिन स्कूल का कार्यभार देखता है और आधे दिन मेरे धंधे में हाथ बटाता है। बहुत बढ़िया। एक पौत्र है, एक पौत्री है। ये छोटा सा परिवार है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप चुनाव प्रभारी रहे हैं 3 बार और अभी भी आप वर्तमान में भी हैं, तो महासभा की जो संख्या है अपनी, उसके बारे में आपके क्या विचार है कि किस तरह से वो बढ़ा सकते हैं और क्या प्लानिंग आप लोगों की रहेगी, उसके लिए बताएं तो। महासभा की सदस्यता बढ़ाने के कई रास्ते हैं। जी। सबसे पहला रास्ता है कि सब स्वयं प्रेरित हों और सदस्य बने। जी। हालांकि इतने सालों में, जहाँ तक मेरी जानकारी में, कैलाश जी बरनेला जब प्रधान बने थे, उनके दूसरे कार्यकाल से महासभा के सदस्यों में वृद्धि होना प्रारंभ हुई। जो इन्होंने मिशन 1 लाख का उद्देश्य रखा, वो बढ़ते बढ़ते रविशंकर जी के कार्यकाल में 1 लाख का पूर्ण हुआ। जी। और अभी जो वर्तमान हमारे प्रधान जी हैं श्री रामपाल जी ने, उन्होंने मिशन 1.5 लाख का प्लान किया है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि सदस्यों में आशातीत वृद्धि नहीं हो रही है। वर्तमान में जो अभी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, जैसा कि सुनने में आता है और आम लोग कहते हैं कि भाई बड़े चुनाव होते हैं जब सदस्य बढ़ते हैं। मैं आम सदस्यों की जानकारी में लाना चाहूँगा। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में मात्र 257 सदस्य बने। इसमें किसी के द्वारा कोई सदस्य नहीं बना। जो पहले क्रम चलता था उसको तोड़ करके अब स्वयं की प्रेरणा से बनते हैं सदस्य। तो जब हम जिलाध्यक्ष तक की जो चुनाव प्रणाली है, उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो उसमें स्वैच्छिक सदस्य बहुत बनते हैं। सब एक दूसरे के रिश्तेदारी से समझ लो, भावना से समझ लो, मेंबर्स बनते हैं। और सबसे ज़्यादा सदस्य जिलाध्यक्ष चुनाव में बनते हैं। और उसके अलावा शाखा अध्यक्ष में और तहसील अध्यक्ष में भी उसी अनुरूप बढ़ते रहते हैं। अब रही बात कि इसको कैसे बढ़ाया जा सके, ये तो मैं बताया कि आम सदस्य बनने वाली बात है। जी। हमारे इसमें युवा और महिलाओं के सदस्यता संख्या में कमी है। तो महिला प्रकोष्ठ जो हमारे महासभा की इकाई है, उसको अगर हम जागरूक करें जी। और उसमें जागरूकता लाएं और महिलाओं को और युवाओं को बराबर भागीदारी का अगर अवसर प्रदान करें जी। तो ये दोनों ही ऐसी राह है कि जो सदस्यों में आशातीत वृद्धि कर सकती है, मल्टीपल कर सकती है। तो इसको बढ़ाने का मूल रास्ता यही है कि महिलाओं को और युवाओं को महासभा से ज्यादा जोड़ा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बन पाए। जी। कई सदस्य ऐसे हैं जो स्वयं सदस्य, लेकिन उनके परिवार के कोई सदस्य नहीं है। लेकिन अगर किसी परिवार की महिला सदस्य बनती है तो वो अपने पति से और अपने बच्चों को जरूर कहती है कि तुम भी मेंबर बनो। बिल्कुल। जबकि आम व्यक्ति ये नहीं कह पाता कि मैं सदस्य हूं तो तुम भी बनो। जी। अतः महिला और युवा ये इसको मल्टीपल ले जा सकते हैं सदस्यता को। इसलिए सभी को महिलाओं और युवाओं की भागीदारी पे जोर देना चाहिए, ताकि सदस्यता संख्या आशातीत वृद्धि कर सके। बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और दर्शकों का सभी का सादर धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विश्वकर्मा टुडे के संपादक श्री नरेश जी का, जिन्होंने ये एपिसोड की जो प्रक्रिया चालू की है, खास मुलाकात, इससे समाज के भामाशाओं, समाज के पदाधिकारियों और विशिष्ट व्यक्तियों
सबकी पहचान समाज से कराई जाती है और इसके द्वारा सबके जो उद्गार हैं वो सबके समक्ष आते हैं और उसी से एक दूसरे के प्रति जानकारी प्राप्त होती है और नई नई जानकारियां मिलती है। तो मैं पुनः धन्यवाद करता हूं विश्वकर्मा टुडे परिवार का, कि जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और समाज को सभी व्यक्तियों से रूबरू करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।